नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। बट यूनिट नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं आपको हमने 11th स्टैंडर्ड में जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसका एक प्रीकैप और समरी फॉर्म बता दूंगा। दोस्तों, हमने 11th स्टैंडर्ड एसपी में सबसे पहला जो यूनिट पढ़ा था वो है सेक्रेटरी। हमें सेक्रेटरी का मीनिंग देखा था, उसका डेफिनेशन क्या है देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज क्या है, सेक्रेटरी के फंक्शंस क्या होते हैं, सेक्रेटरी की ड्यूटीज क्या होती है, ये हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था। यूनिट नंबर 1 में ही हमने देखा था कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें कई तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब हम फोकस हमारा रहेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी पे, क्योंकि हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के लॉ के तहत चलती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी लॉ में जो भी कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशंस है, जो भी लॉज है, वो किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉलो करना होता है। हमने देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग। मीनिंग क्या है? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब ये आपको मैं बताने का कारण ये है क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए फंड्स कैसे जमा करती है, अक्वायर करती है, रेस करती है। इसके लिए हमारा ये प्रीकैप होना, समरी होना जरूरी है। तो जैसे कि डेफिनेशन में है कि आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इसका मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके ओनर और जॉइंट स्टॉक कंपनी दोनों की अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे कि आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का ले लीजिए, श्री मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है। मिस्टर मुकेश अंबानी ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, वैसे रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक अलग एंटिटी है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है। अब मुकेश अंबानी जैसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कार्स खरीद सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी भी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी बेच सकती है। तो ये दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी है इस, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ है। जिसे हमें बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, हमारी बर्थ का प्रूफ, वैसे कंपनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, इसका मीनिंग क्या है कि इन केस अगर जो कंपनी का ओनर है या जो भी कंपनी चला रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी है, उसकी डेथ हो गई तो भी कंपनी रुकने वाली नहीं है, कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके बाद भी रहेगा। उदाहरण के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही ले लीजिए। श्री धीरूभाई अंबानी जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी, उनके निधन के बाद कंपनी बंद हुई क्या? नहीं, कंपनी चल रही है। कंपनी कब बंद होगी? जब सारे मेंबर्स चाहेंगे कि अब हमसे बिजनेस नहीं हो पा रहा है, लॉस हो रहा है, तब हम कंपनी बंद कर देंगे। उसी स्थिति में जॉइंट स्टॉक कंपनी बंद होती है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता है, तब तक उसका एग्जिस्टेंस वैसे के वैसे ही रहता है। एंड ए कॉमन सील क्या है? जैसे कि हम और आप सिग्नेचर करते हैं, वैसे ही कंपनी का भी खुद का एक कॉमन सील सिग्नेचर होता है, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो कंपनी का सील, कॉमन सील जो है वो इस्तेमाल होता है। अब ये बताने का रीजन क्या है? क्योंकि हमने 11th में ही यूनिट नंबर 1 में ही पढ़ा था कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसे एक्सपांड करने के लिए, उसे डाइवर्सिफाई करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये पैसे के बिना ना ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, ना ही आप बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, ना ही आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, और वही हम पढ़ने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड एसपी में कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किस सोर्सेस से, कहां से पैसे जमा करती है, अक्वायर करती है, और उसको अपने बिजनेस में यूज करने के बाद प्रॉफिट कैसे कमाती है। 12th स्टैंडर्ड में आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 12 चैप्टर्स है। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। तो कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए
ग्रो करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए फाइनेंस कहाँ से एक्वायर करती है, रेस करती है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से सोर्सेस से कॉर्पोरेट फाइनेंस मिलता है कंपनी को। फिर हम पढ़ेंगे शेयर्स कैसे इशू करते हैं, डिबेंचर्स कैसे इशू करते हैं। इन डिटेल में आपको हर एक यूनिट पढ़ाने वाला हूँ। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स कैसे करते हैं, करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स कैसे करते हैं, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स, जैसे हमने 11th में पढ़ा था करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स, करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यहाँ पे हम करस्पॉन्डेंस किसके साथ करेंगे, मेंबर्स के साथ, डिबेंचर होल्डर्स के साथ, डिपॉजिटर्स के साथ। करस्पॉन्डेंस यानी कम्युनिकेशन, लेटर राइटिंग। फिर हम देखेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, सीएसडीएल क्या है, एनएसडीएल क्या है। फिर हम देखेंगे डिविडेंड क्या होता है, किन्हें डिविडेंड देना होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। इशू ऑफ शेयर्स में हम पढ़ेंगे कि इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, घबराइए मत। 11th चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ये नाम आपने कई बार सुना होगा, टीवी में देखा होगा, पेपर में पढ़ा होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आज स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, आज स्टॉक मार्केट नीचे आ गया, स्टॉक एक्सचेंज में ये हालत है, वो हालत है। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखना चाहे तो आप सभी ने वो वेब सीरीज देखी होगी स्कैम 1992, जो स्टॉक मार्केट पे ही बनी हुई है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, वो सारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 1 से, जो है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस। यूनिट यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसमें हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैपिटल हमें जरूरत किस चीज के लिए लगती है। एक तो फिक्स कैपिटल हमें लगता है और एक वर्किंग कैपिटल लगता है, वो हम पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी यूनिट की शुरुआत हम उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो देखिए, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use funds. देखिए दोस्तों, मैंने लेक्चर के शुरुआत में ही कहा था, फाइनेंस, पैसा, कैपिटल, उसके बिना ना तो कोई बिजनेस शुरू हो सकता है, ना तो कोई बिजनेस चल सकता है, ना तो कोई बिजनेस ग्रो कर सकता है, ना तो कोई बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकता है। तो पैसा, फाइनेंस बिजनेस में होना बहुत ही जरूरी है। केवल पैसा होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ उसका मैनेजमेंट, मनी के साथ मनी मैनेजमेंट भी होना जरूरी है। क्यों मैनेजमेंट होना जरूरी है, अगर हमने सही तरीके से पैसे का अगर इस्तेमाल किया तो वो पैसा हमें बिजनेस में प्रॉफिट कमा के देगा। इसीलिए ये फाइनेंस की जो टर्म है वो मनी एंड मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब इसमें इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। अब क्या है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, जैसे कि अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट बना के बेच रही है, बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपको कंपनी में रिटर्न आएगा, दैट इज द इनफ्लो ऑफ मनी। और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो आपको एक्सपेंस होता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है आपको, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं, दैट इज द आउटफ्लो ऑफ मनी। मतलब बिजनेस में पैसा आता भी है और बिजनेस से पैसा जाता भी है, दैट इज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। अब सक्सेस ऑफ किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी की सक्सेस किस पे डिपेंड होती है कि किस तरह से वो, हाउ एफिशिएंटली वो पैसे जनरेट कर सकती है और उसको यूज कर सकती है। पैसे रेस कर सकती है, जनरेट करना मतलब सोर्सेस से पैसे जनरेट करना। अभी कोई भी प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, अगर उसका नाम होगा, प्रोडक्ट में मार्केट में डिमांड होगी, तो हर कोई चाहेगा उस कंपनी से जुड़ने के लिए। तो कैसे वो फंड्स को जनरेट करेगी और उस जनरेट हुए फंड्स को कैसे इस्तेमाल करेगी, वो किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन पे उसकी सक्सेस का मंत्र है। अब हेनरी फोर्ड, एक जाने माने बिजनेसमैन, ने क्या कहा है, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस इन फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। मतलब हेनरी फोर्ड ने क्या कहा है कि देखिए, पैसा आपकी कंपनी के लिए हाथ और पैर का काम करता है। अगर आपको आपकी कंपनी को चलाना है, दौड़ाना है, भगाना है,
तो आपको पैसा लगेगा और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। अदरवाइज आपके पास पैसा होने के बावजूद भी ना होने के बराबर है। मनी इज एन आर्म और लेग, आइदर यूज इट और लूज इट। ये क्या दर्शा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, पैसे का महत्व बिजनेस में क्या है, किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस में वो बता रहा है। अब हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या है। देखिए, सेम जो हमने अभी मीनिंग में पढ़ा था, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। मतलब कोई भी कंपनी पैसे कैसे जमा करती है, रेज करती है, अक्वायर करती है, और उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करती है अपने बिजनेस में। इट डील्स विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दोस्तों, किसी भी कंपनी में कई तरह के फंक्शंस, कार्य होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, आफ्टर सेल सर्विस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स एचआर का होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, इत्यादि कई तरह के फंक्शंस होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो है फाइनेंसिंग का। कॉर्पोरेट फाइनेंस उसी से जुड़ा हुआ है। फाइनेंशियल एक्टिविटीज जैसे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, और कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कैसे हम कैपिटल अक्वायर करें और उसको कैसे प्रॉपरली इन्वेस्ट करें, इसके ऊपर कॉर्पोरेट फाइनेंस इससे जुड़ा हुआ है। अब हम उसका मीनिंग देखते हैं। हेनरी हॉगलैंड ने मीनिंग में क्या बताया है, expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation। वही हमने जो मीनिंग में पढ़ा कि एक्विजिशन, किस सोर्सेस से हम फंड्स को अक्वायर करेंगे, कैसे अक्वायर करेंगे, और उसको हम अपने बिजनेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये जो वर्ड है, इसमें कई टर्म्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट। It also covers capital formation and foreign capital. Even financial organizations and banks play a vital role in the financing. अब घबराइए मत, मैं हर एक का मीनिंग बताऊंगा। जैसे कि हमारे घर का बजट, आपके हमारे घर का बजट, हमारे मम्मी डैडी क्या करते हैं, महीने की शुरुआत में ही एक बजट बना के रखते हैं, प्लानिंग करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए इतना फंड्स, टेलीफोन बिल के लिए इतना, मोबाइल रिचार्ज के लिए इतने फंड्स, टीटीएच रिचार्ज के लिए इतने फंड्स, रेशनिंग के लिए इतने फंड्स, और बाकी की सेविंग्स के लिए इतने पैसे होने चाहिए। वो प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से वो अपने महीने का प्लानिंग करते हैं। तो अगर हम अपने रूटीन एक्टिविटीज के लिए अगर ऐसे प्लानिंग करते हैं, तो बिजनेस तो बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं, वहां पे तो फाइनेंशियल प्लानिंग होना जरूरी है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम वही करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। अब ये कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, इसका इन डिटेल में आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमें स्टडी क्या करना होता है, हमें कैपिटल मार्केट को स्टडी करना होता है, मनी मार्केट को स्टडी करना होता है। और हम फॉरेन कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी कॉर्पोरेट फाइनेंस में पढ़ते हैं। फॉरेन कैपिटल यानी आप एफडीआई का नाम सुना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, कैसे हम फॉरेन कैपिटल को अपने बिजनेस में लाए। जितने सोर्सेस से हम बिजनेस को पैसा लाएंगे, उसी तरीके से हम उस जो जनरेट हुए फंड्स को हम इस्तेमाल करेंगे अपने बिजनेस में। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर देखिए, ये भी एक तरह का सोर्स है। अगर हमें लोन चाहिए, बैंक के पास जाएंगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो भी लोन प्रोवाइड करती है, हम उनसे भी लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं फाइनेंस मैनेजर। अब ये जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, तो फाइनेंस मैनेजर का होता है किसी भी कंपनी में। उसे क्या ध्यान रखना होता है कि फर्म के पास एडिक्वेट फाइनेंस है, they are using the right source of funds that have minimum cost, the firm utilizes raise funds effectively, and they are generating maximum return for its investors। हर एक पॉइंट का एक्सप्लेन करता हूँ। the firm has adequate finance, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बाहर सब्जी खरीदने जाना है। सब्जी खरीदने जाने से पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं कैरी बैग लूंगा, प्लास्टिक बैग है। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मेरा वॉलेट चेक करूंगा कि मेरे वॉलेट में एडिक्वेट पैसे, मनी है या नहीं। क्योंकि मैं सब्जी खरीदने जाऊंगा और मेरे वॉलेट में पैसे नहीं होंगे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी वहां पे।
तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे मेरे वॉलेट को चेक करना है, देखना है सफिशिएंट फंड्स है या नहीं, नहीं है तो अगर घर में होंगे तो वो फंड्स रखने हैं वॉलेट में, अगर घर पे भी नहीं होंगे तो मुझे एटीएम जाके पैसे विड्रॉ करने हैं अकाउंट से, और वो फंड्स को मेरे अपने वॉलेट में रखने हैं और जाके जो भी मुझे शॉपिंग करनी है वो करना है। उसी तरह से फाइनेंस मैनेजर को क्या देखना होता है, उसकी कंपनी में एडिक्वेट फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर नहीं है तो उसे रेस करने पड़ेंगे, अगर है तो वो प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे होंगे वो आगे जाके पढ़ने वाले हैं। सेकेंड, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। जैसे कि मैंने कहा कि घर में अगर पैसे नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे अकाउंट से पैसे निकालूंगा। तो बिजनेस में भी वैसा है, अगर एडिक्वेट फाइनेंस है ठीक है, अगर एडिशनल फाइनेंस की जरूरत है तो हमें डिफरेंट सोर्सेस, जैसे कि मैंने कहा आपको कैपिटल मार्केट से हम पैसे रेज कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। बट कंपनी क्या चाहेगी कि मैं ऐसे सोर्स से पैसे लूं जो मुझे मिनिमम कॉस्ट में मिले। जैसे कि अगर मुझे बैंक से अगर लोन लेना है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो भी 14% 15% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मुझे देना पड़ेगा। बट ये ऐसा कोई अलग सोर्स होगा जिससे मुझे पैसे भी मिले और जिससे मुझे इंटरेस्ट भी ना देना पड़े, और मैं उसको कम से कम खर्चे में उसको यूज करूँ और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओ। मैं आगे जाके बताऊंगा आपको ऐसे कौन से सोर्सेस ऑफ फंड्स है। द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड्स इफेक्टिवली, कि जो अभी हमने डिफरेंट सोर्सेस से पैसे जमा किए हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं, ये फाइनेंस मैनेजर का काम होता है कि वो देखना। एंड सबसे लास्ट में क्या है, मैक्सिमम रिटर्न टू हिज ओनर्स, अभी जिस बिजनेस में हमने जो पैसे जनरेट किए हुए लगाए हुए हैं वो हमें प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये ध्यान देना किसका काम होता है, फाइनेंस मैनेजर का होता है। अब दोस्तों किसी भी कंपनी में फाइनेंस पे दो डिसीजंस डिपेंड होते हैं, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर फर्म को पैसे की जरूरत होती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो वो क्या करेगी, उसके पास एक्सेस होता है कैपिटल मार्केट का, मनी मार्केट का, शेयर मार्केट का, टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स। मतलब वो जरूरत जो है उनको तभी उस जरूरत को पूरा करने के लिए उनके पास कैपिटल मार्केट का एक्सेस होता है। अब एक शॉर्ट में आपको बता दूंगा कैपिटल मार्केट क्या है, इसका इन डिटेल वीडियो में आपको बना दूंगा, बट अब एक समरी में पढ़ लीजिए। कैपिटल मार्केट होता है जो सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह जो लॉन्ग टर्म है, एक साल से ज्यादा जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है वो उसकी डीलिंग में होता है। ठीक है, जैसे कि अगर कंपनी को पैसे की लार्ज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लीजिए, टाटा कंपनी, टाटा ग्रुप को ले लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा को ले लीजिए, ये बड़ी कंपनी है, इनको अगर कोई नया प्रोजेक्ट में बिजनेस इन्वेस्ट करना है या फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इन्हें बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे पैसा लगेगा, तो वो क्या करेंगे, अपने शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल से वो पैसा रेज कर सकते हैं या फिर डेप्ट कैपिटल से कर्जा भी ले सकते हैं। ओके, द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस, जैसे कि मैंने कहा द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। आइदर वो अपनी कंपनी का शेयर्स मार्केट में बेचेंगे इक्विटी, या फिर वो डेब्ट कैपिटल से कर्जा लेंगे। फर्म्स कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया डेब्ट कैपिटल, डेब्ट कैपिटल यानी कर्जा, वो या तो बैंक से लोन ले सकते हैं, या तो पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं, या तो डिबेंचर्स से ले सकते हैं, फंड्स को रेज कर सकते हैं। अब फाइनेंस मैनेजर को क्या ध्यान रखना होता है, देखिए एडिक्वेट फाइनेंस है यानी कि उसके पास सफिशिएंट कैपिटल उसके बिजनेस को चलाने के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई या नहीं हुई है। दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट द फर्म हैज राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी यानी जो तराजू है ना डेब्ट और इक्विटी का वो इक्वल होना चाहिए। या फिर एक सिंपल एग्जांपल के लिए आप सोच लीजिए 2:1 का रेशियो होना चाहिए कि मेरे पास 2 रुपए खुद के होने चाहिए अगर मेरे पास 1 रुपए का कर्जा है तो। क्यों? क्योंकि अगर इन केस मुझे वो कर्जा रीपे करना है तो मैं मेरे 2 रुपए में से 1 रुपया उस कर्जे को रीपे करने के लिए दे दूंगा, तो मेरे पास 1 रुपया बच जाएगा। आइडियल रेशियो बोलते हैं कि 2:1 रेशियो होना चाहिए। इन डिटेल में इतना हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है, कोई भी कंपनी वो बैलेंस बना के रखना चाहती है, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि मैं कर्जे में रहूं। ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है कि हम फाइनेंस कहाँ कहाँ से कौन से सोर्स से हम फाइनेंस ले सकते हैं। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कैपिटल मार्केट के बारे में बताया, इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इक्विटी शेयर्स वगैरह। इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड। मतलब ये जो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग। जैसे कि आपकी सब्जी मंडी में आप क्या करते हो, जाके सब्जी खरीदते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। वैसे ही कैपिटल मार्केट में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, इशूइंग एंड ट्रेडिंग ऑफ क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स की ट्रेडिंग इक्विटी होती है। ठीक है, इतना ही अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानना जरूरी है। अब जो मैंने कहा, कॉर्पोरेट फाइनेंस दो डिसीजन पे निर्भर है, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा है इक्विटी, सॉरी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, देखिए, वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस टू द कैपिटल, एक बार हमने सोर्सेस से पैसे एक्वायर कर लिए, अब फाइनेंस मैनेजर को क्या होता है, उसका डिसीजन होता है टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ फंड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग अ मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर्स। कंपनी के ओनर्स को वो जो पैसे रेस किए हैं कैपिटल मार्केट से या फिर लोन डेप्ट मार्केट से, वो जो पैसे रेस किए हुए हैं वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे जो अपने ओनर्स को, कंपनी के ओनर्स को प्रॉफिट कमा के दे। कोई भी कंपनी चाहेगी ना प्रॉफिट कमाए, वो उसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगी कि जिस बिजनेस में मुझे प्रॉफिट मिले। ठीक है। For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in such a way that returns are more than the cost of capital. अब क्या होता है, देखिए, पैसे तो रेज हो गए, पैसे तो आ गए। अब फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा, पूरी कंपनी में मीटिंग बुलाएगा, सारे डिपार्टमेंटल हेड्स को बुलाएगा कंपनी, और क्या करेंगे, वो मीटिंग करेंगे कि अभी हमारे पास नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे हैं। ठीक है, अब वो नया प्रोजेक्ट हम शुरू कैसे करेंगे, कम से कम खर्चे में हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। मतलब हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट किया है उस प्रोजेक्ट में, हमें रिटर्न उससे ज्यादा मिलना चाहिए, ये उसका हर एक का मोटिव होता है। ठीक है, एक सिंपल उदाहरण देख लीजिए, रेडमी मोबाइल्स, रेडमी इंडिया। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। अब जब भी एंड्रॉयड फोन्स का मार्केट इंडिया में आया था, ठीक है, तब उस टाइम पे सैमसंग, माइक्रोमैक्स वगैरह ये कंपनीज ने मार्केट में धूम मचा के रखी थी। सैमसंग के जो गैलेक्सी, गैलेक्सी नियो, गैलेक्सी ग्रैंड, गैलेक्सी टैब, ये सब बहुत ही मतलब तेजी से चलने वाले प्रोडक्ट्स थे। बट एक कंपनी रेडमी ने धीरे 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 इंडियन मार्केट में एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद उन्होंने क्या किया, मार्केट पे अपना कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा कर लिया, देखिए, सबसे पहला उन्होंने क्या किया, रेडमी ने अपना अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपने जो फाइनेंस मैनेजर जो उनका होगा, उन्होंने क्या किया होगा, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को बताया होगा कि हमें अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी कॉस्ट कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग में कम हो, और वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। मतलब रेडमी के मोबाइल्स बनाने के लिए कंपनी को कॉस्ट जो इनकर्ड होता है वो कम हो, और वो जो प्रॉफिट कमा के दे। अब देखिए लीजिए, उन्होंने इतना R&D पे इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए वो आज क्वालिटी प्रोडक्ट्स है। आज वो आपको सस्ते फोन्स बेच रहे हैं, 10-15 हजार में। जो फोन्स आपको सैमसंग और बाकी कंपनीज के 20-25-30 हजार में मिलने वाले हैं, वो फोन्स आपको 10 से 15 हजार में मिल रहे हैं। दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड जो बिजनेस में है उससे ज्यादा रिटर्न्स होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। ये कहा गया है, फाइंडिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग them successfully in the business is known as investing decision. It is called as capital budgeting. मतलब कम से कम कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, दैट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमने क्या दो पॉइंट देखे कॉर्पोरेट फाइनेंस के बेसिस पे होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकॉन को हिट कीजिए मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए। सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियोस अपलोड करने का मेरा एक ही मकसद है कि जो स्टूडेंट्स क्लासेस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये नॉलेज मिल जाएगा। आपको मेरे लिए बस इतना ही फेवर करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को हिट करना है और वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद।